दूसरा ये है कि आप तैयारी रखिए, अगर आपके घर पे या नोटिस कोई देता है तो यू हैव नो अदर ऑप्शन। अब पिस्तौलें गोलियां चलाना तो सिविलाइज सोसाइटी में है नहीं, आपको पकड़ के अंदर कर देंगे, किसी को पीएसए लगा देंगे, क्योंकि आप इतनी बड़ी हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ सकते। अगर हुकूमत आपको बाहर निकाल रही है तो या आपके पास है पब्लिक का तरीका, सड़कों पे धरना मारो, जो महात्मा गांधी ने किया, अन्ना हज़ारे ने किया, तो वो आपकी चॉइस है। मेरे जैसे वकील से बात करोगे, मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि यार सुप्रीम कोर्ट जाइए या फिर हाई कोर्ट जाइए। अदालतों के दरवाजे इसीलिए बने, अदालतें जस्टिस देने के लिए बनी। तो मैं तो बिलीव करता हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग लॉयर, और मेरा अपना फर्म बिलीफ है, फर्म बिलीफ, क्योंकि वरना आपको यहाँ इंसाफ की बहुत कम गुंजाइश है। अगर हुकूमतों पर जाया जाए तो फिर ये अदालतें ही हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जो इंसाफ देती हैं। अभी हल्द्वानी में हुआ, उनको हुकूमत ने कह दिया बाहर निकालो, तो बचाया कि नहीं बचाया उनको सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आपके कहीं कहीं जर्नलिस्ट को अगर जेलों से बाहर निकाला गया तो किसने निकाला? अदालतों ने निकाला। तो आज अगर हम बेल नॉट जेल आर्ग्यू करते हैं कृष्णन अय्यर साहब का, तो किसने लिखा? एक सुप्रीम कोर्ट जज ने लिखा। तो मैं बिलीव करता हूँ अदालतें हैं, अदालतें आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप एक अदालत में हारिए, दूसरी में जाइए, दूसरी में हारिए, रिव्यू कीजिए, गवर्नमेंट भी कर रही है, लोग भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए, लेकिन एक हो गई आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नित नए ऑर्डर्स जो हैं वो आ रहे हैं, जो एक परेशानी का सबब जो है आम जनमानस के लिए बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए बने हुए हैं। इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट असीम साहनी साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये नित नए जो ऑर्डर्स हैं परेशानी का सबब क्यों बन रहे हैं आम लोगों के लिए। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू जी। असीम सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पहले एक वर्बल ऑर्डर आता है, हिदायतें दी जाती हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप जो हैं 3 महीने के अंदर जो हैं स्टेट लैंड्स और फॉरेस्ट लैंड्स जो हैं वो रिकवर कीजिए। अब एक नया ऑर्डर आ गया है, विधोरी साहब का रिटर्न में है, वो कह रहे हैं कि 31 जनवरी तक आप स्टेट लैंड्स का चराई और रोशनी की जो ज़मीनें हैं वो आप रिकवर कर दीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार लोगों को परेशानी में क्यों डाला जा रहा है? देखिए अपना डैंग साहब, पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स को लोहड़ी मुबारक, और आपको भी और आपकी टीम को भी लोहड़ी मुबारक दे दूं, क्योंकि ये तो चलो चलता रहता है, ज़िंदगी जब तक है तब तक परेशानियां बनती रहेंगी, लेकिन एक दूसरे का साथ और ये कल्चर वगैरह हमें भूलना नहीं चाहिए। अब दूसरा सवाल आपका आ गया कि ये जो पहला वर्बल ऑर्डर और उसके बाद ये रिटर्न ऑर्डर, ये क्यों गवर्नमेंट इशू कर रही है? देखिए, हम क्योंकि बीइंग अ पर्सन विद अनबायस्ड ओपिनियन, मेरा कभी ओपिनियन बायस नहीं रहा, मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। अगर गवर्नमेंट की कोई ज़मीन है, गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट का कोई नाला है, तो ये गवर्नमेंट ने देखभाल करनी है उसकी। उल्टा हम तो यही शिकायत लगाते हैं कि आपकी ये जगहों पर कब्जे हो गए, आपने लैंड ग्रैबर्स को कब्जे करने दिया, आपने मिलके, आपके पटवारी तहसीलदार मिलके करवाते हैं, आप लोग सोए रहते हैं। तो गवर्नमेंट अब सोने के बजाय एक्टिव हो गई। तो एक्टिव गवर्नमेंट देखते हुए थोड़ी तकलीफ होती है कि यार एक्टिव कैसे हो सकती है गवर्नमेंट? अब यूनियन टेरिटरी है, ये चीज़ें तो होंगी, ठीक। लेकिन हैविंग सेड सो, मैं ये भी साथ में कहूँगा, जो आपका सवाल का सेकंड पहलू है कि ये जो पर्टिकुलरली आप टच कर रहे हैं इशू, इंक्रोचमेंट्स और रोशनी लैंड्स, खाचराई लैंड, ये इशू क्या है? पहला पार्ट तो आ गया, गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट को एक प्रहरी की तरह उठ के अपनी ज़मीनें संभालनी है, अपनी ज़मीनें जो भी स्टेट लैंड है। अब लेकिन दूसरा सवाल आ गया कि जो हम एक एम्बार्गो लगा के बात करते हैं, जो हम इसके साथ एक टैबू लगा देते हैं कि स्टेट लैंड, इंक्रोचमेंट, रोशनी, चोर हैं ये सब, नहीं। ये मैं आपके माध्यम से बार बार हाथ जोड़ के क्लियर करूंगा कि रोशनी क्या है। रोशनी एक्ट आया था, कानून है, जैसे सीआरपीसी है, सीपीसी है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट है, कितने सारे ये किताबों में कानून लगे हैं, जेएंडके लॉज। ये क्या कोई स्कैम है? ऐसे ही असेंबली का बनाया हुआ कानून स्कैम नहीं होता। मतलब बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझे ये पता है। लेजिस्लेचर 3 दायरे हैं ना डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है कानून को इनेक्ट करना, जुडिशरी का काम है उसको इंटरप्रेट करना और उसको समझना, समझाना और इम्प्लीमेंट करवाना। एग्जीक्यूटिव का काम है उसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करना। तो एग्जीक्यूटिव हो गया आपकी कैबिनेट मंत्री, एग्जीक्यूटिव डीसी तक एग्जीक्यूटिव फॉर्म आ गया, ठीक है। लेजिस्लेचर आ गया एमएलएस, एमएलसीज जिन्होंने बनाया, और जुडिशरी आ गई जिन्होंने देखा सही बनाया कि गलत बनाया। अब रोशनी एक्ट, जिसको JNK वेस्टिंग ऑफ लैंड टू ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001 कहते हैं, जिसके तहत रूल्स बने, रूल्स के तहत ज़मीनें मिली, तो वो एक कानून बनाया गया था। ये कानून कौन कह सकता है कि कानून इलीगल है, क्रिमिनल है? ठीक है, माना इलीगल है, स्ट्राइक डाउन कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम होता है देखना। NJAC पार्लियामेंट ने बनाया, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन। आज भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आज भी हमारे लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो कानून सही था, सुप्रीम कोर्ट ने गलत स्ट्राइक डाउन किया। तो ये ओपिनियंस हमेशा रहेंगी। हो सकता है आपका और मेरा मुकदमा बने, मैं नीचे लोअर कोर्ट में जीत जाऊँ, वाह जी वाह, मैं जीत गया, वो फाइनल अथॉरिटी, आप हाई कोर्ट में जाके जीत जाओगे, आप हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाके जीत जाओ। तो बहुत अच्छा हमारे जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने कहा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज इट इज़
इट इज़ नॉट फाइनल बिकॉज इट इज़ करेक्ट बिकॉज इट इज़ फाइनल। यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक एंड है, फाइनल अथॉरिटी है, वो करेक्ट इसीलिए है क्योंकि अब वो फाइनल है। तो अभी तो आपका सिर्फ हाई कोर्ट की एक आईए डिसाइड हुई है, उस आईए में उन्होंने कहा कि एक रिपील्ड कानून था। पहले ये भी समझना ज़रूरी है, 2018 में जब गवर्नर थे हमारे यहाँ, लास्ट गवर्नर रहे यूनियन टेरिटरी बनने से पहले, तो उन्होंने ही उन मलिक साहब के टाइम पे ही ये कानून 2018 में रिपीलिंग एक्ट से रिपील हो गया। अब जो कानून खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, मान लिया जी। उन्होंने सिर्फ एक सेविंग क्लॉज रखी जो हमेशा रहती है अंडर जनरल क्लॉजेज एक्ट सेव्ड, कि जो एक्शन इसके तहत हो गए हैं उनको नहीं अंडू किया जाएगा। यानी कि हुआ क्या मेरे साथ हुआ, गवर्नमेंट लाई ये कानून, गवर्नमेंट ने कहा को जो लोग स्टेट लैंड पे बैठे हैं वो अपने अपना डिस्क्लोज करें, फॉर्म भरें, फॉर्म भर के हमारी कमेटियां बनेगी, हम आपसे पैसे लेंगे, आपको मालिकाना हक दे देंगे। तो ये मालिकाना हक कोई पहली बारी थोड़ी ना हुआ, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये जो पुराने बुजुर्ग हैं उनसे बात करो तो कहते शुरू से चल रहा है, 1955 से ये शुरू हो गया था। जब JNK बना, JNK बनने के बाद हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनी, अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, तो पहला कानून लाया LB 6/100, ये देखिए LB 6/7C 1958 में। तो इसमें बनाया क्या, टेनेंट एंड विल दे दिया जो लोग जगह सरकार पर बैठे थे। ये नीचे का पोर्शन अगर आप दिखाएंगे जी, ठीक है। तो उसके बाद आपका आया S-432 से प्रोप्राइटरी राइट्स दे दिए गए। किनको, जो लोग जगह सरकार कास्ट करते थे, कल्टीवेटर्स। तो ये कोई पहली बारी थोड़ी ना हुआ। हमारा 1971 एग्रीरियन रिफॉर्म्स एक्ट आया, जगह के मालिक आप थे, जगह सरकार को क्या चली गई, क्यों, क्योंकि इतने हेक्टेयर्स के ऊपर जो है स्टैंडर्ड हेक्टेयर। फिर वो जगह सरकार के बाद मैं काश्तकार था या मेरे फोर फादर्स काश्तकार थे, वहाँ काश्तकारी करते थे, टेनेंट थे, नौकर थे उनको अचानक मालिक बना दिया गया। तो ये तो शुरू से कानून बनते आए हैं। फिर अचानक जो मालिक है, जगह सरकार पर बैठा है, उसको अगर 2001 के कानून से मालिक बना दिया गया या उससे पैसे ले लिए गए तो कोई गुनाह नहीं हुआ। राइट और रॉन्ग, ठीक है, आपने कहा एज पर लॉ नहीं है, स्टेट लैंड इस तरह नहीं जाती वैसे जाती है, वो ठीक है, वो दैट कैन बी डिफरेंट पैरामीटर्स। ऑक्शन पे रखो, नहीं ऑक्शन पे रखो, ये कोई उस वक्त ऑक्शन नहीं हुई थी। जो गरीब बैठा था, जिस जगह पे, जिस खुरली में बैठा था, वहाँ का मालिक बना दिया, तब तो पैसे भी नहीं लिए थे। तो ये उसके बाद आपका 3 अलफ था, रिफ्यूजियों को मिली कि नहीं मिली, अलॉटमेंट हुई कि नहीं हुई जगहों की। ऐसे ही इवैक्यू प्रॉपर्टी है, जो लोग चले गए इवैक्यूज, वहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टियाँ पड़ेंगी। आज आप सेंट्रल इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट देख लीजिए, इवैक्यू डिपार्टमेंट खत्म हो रहा है, वही प्रॉपर्टियाँ जो इतने सालों से लोग यहाँ किराएदार बैठे हैं उनको मालिक बनाया जा रहा है। अच्छा चलिए, ये तो पुरानी JNK की बात है। मैं चंडीगढ़ की आपको दिखा सकता हूँ रूल्स। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, हमसे पुराना यूनियन टेरिटरी है, स्मार्टेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, यही लोग कहते हैं ना। चंडीगढ़ में अब भी लेटेस्ट उनके रूल्स भी बने हैं 1990s के, और सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जस्टिस हेमंत गुप्ता ने ऑथर की है वो जजमेंट, जिसमें उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ की लीज प्रॉपर्टीज को फ्री होल्ड कन्वर्ट कीजिए, जो फीस लेनी है ले लीजिए, उनको तंग मत कीजिए। तो ये आपके माध्यम से मैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव में इस वक्त लोग बैठे हैं, चाहे वो LG साहब हैं, LG साहब के जितने सचिव हैं, उनको पता होना चाहिए इस चीज़ का, जो नौकरियां करके हैं, एगमेंट कैडर के हैं। दिल्ली में क्या होता नहीं रहा, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आप जहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या त्रिकुटा नगर, गांधीनगर की हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टीज, JDA की प्रॉपर्टीज फ्री होल्ड टू, ये लीज होल्ड टू फ्री होल्ड नहीं हुई। तो ये क्या हो गया, आपने ऑक्शन पे रखी। मतलब मैं 100 साल से अपने घर में बैठा हूँ, मेरे घर को फिर ऑक्शन किया जाएगा, फिर ऑक्शन पे आपके साथ, सबके साथ मैं मुकाबला करूंगा, दिल्ली बॉम्बे की पार्टियों में मुकाबला, फिर अपने घर को खुद बीड पे खरीदूंगा। यार कोई सैंक्टिटी भी है, कोई सेंटीमेंट भी है, उस ज़मीन पे हम बैठे हैं। कोई ज़मीन पे बैठने वाला आदमी, काश्तकार या लीज होल्डर या रोशनी का जो भी आपने बताया बेनिफिशियरी, वो चोर नहीं है। पहले ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री ऐसी रही है। अब उसी गोरे नज़र कानून बनाए रोशनी कानून में ये कहा गया, भाई तुम्हारे पास अगर स्टेट लैंड है, तुम्हारे पास डोडा में है, पुंछ में है, रजौरी में है, जम्मू में, अपनी अपनी स्टेट लैंड को डिस्क्लोज करो। तो पहले तो आपने पब्लिक को इनवाइट किया कि हमने कानून बनाया, डिस्क्लोज करो, वरना अगर वो ना डिस्क्लोज करता तो आप जो भी GPRS सिस्टम लगा लेते, कभी नहीं पता चलता किसकी ज़मीन किसके पास कितनी है। 100 साल भी लगे रहो ना, तो आप ढूंढ नहीं सकते इतनी बड़ी स्टेट के अंदर कि किसकी ज़मीन किसके पास स्टेट लैंड कितनी है। उसने खुद बताया, जी महाराज मेरे पास 1 कनाल है, कोई कहता है मेरे पास 5 मरले है, कोई कहता है मेरे पास 100 कनाल है। चलो बिग चंक की भी बात करते हैं। अब बिग चंक और स्मॉल चंक में वहाँ कानून में नहीं लिखा था कि बिग चंक वाला चोर है और स्मॉल चंक वाला ईमानदार है। किसी के पास पहाड़ी के अंदर है, वो कहता है जनाब मेरे पास 100 कनाल जगह है। जगह सरकार कागज में है, क्योंकि मैं ये समझने की ज़रूरत है कि जगह सरकार कैसे बनी। सरकार शुरू से ओनरशिप में नहीं थी, ये महाराजा की जगहें थी। महाराजा ने आगे बड़े बड़े जो दीवान थे या जो वजीर थे उनको दी हुई थी। आगे जब ये एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट आया तो मैक्सिमम ज़मीनें दफ़ा 4 के इंतकाल पर जगह की सरकार की हो गई। कोई सरकार ओनरशिप में थोड़ा शुरू से थी। तो पहले ये समझने की ज़रूरत है कि सरकार ने भी बाय वर्च्यू ऑफ अ लॉ एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट मालिक बनी, और सरकार ने बिग लैंडेड एबॉलिशन, स्टेट एबॉलिशन एक्ट में मालिक बनी, और सरकार ने आगे उन लोगों को मालिक बनाया बाय वर्च्यू ऑफ रोशनी एक्ट।
तो कानून से कानून चल रहा है ना, कानून से कानून टच हो रहा है। लैंड ग्रांट्स एक्ट है, लैंड ग्रांट्स एक्ट में सरकार ने कहा हमारे पास जो ज़मीनें हैं जो नज़ूल के पास है हम आपको ग्रांट पे देंगे। तो वो बड़े बड़े वसायदार लोगों को ग्रांट भी दी गई। बीसी रोड हो गया, राजबाग हो गया, मरबल बाग हो गया, जवाहर नगर हो गया, मैं आपको गिनवा सकता हूँ। और बड़े बड़े अच्छे मतलब चीदा फैमिलीज, बहुत अच्छी टॉप फैमिलीज जो उस वे राज्य के भी लीज पे थी उनको मिली। फिर उनको टाइम टू टाइम गवर्नमेंट्स ने लीज दी। अब वो लोग नाम लेके कहते हैं जी फलाना उस वक्त हमारी JNK की रियासत का प्राइम मिनिस्टर था, हमें प्राइम मिनिस्टर की लीज मिली। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला ने भी ऑर्डर्स पास किए हुए लीजेस देने के, अलॉटमेंटें करने के। मेरे पास कितने रेवेन्यू के केसेस हैं जहाँ पर हैं, हम तो हैरान हो जाते हैं। बट जब जिन्होंने रेवेन्यू हिस्ट्री पढ़ी नहीं, जिनको पता ही नहीं, जिन्होंने इस साइड पे प्रैक्टिस नहीं की, तो आज वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, एवरी लीज और एवरी रोशनी इज अ लाइक अ रॉबरी, जैसे चोरी की हुई। मैं बार बार आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ, कानून में चोरियाँ नहीं होती। मैंने कल भी आपके एक पत्रकार भाई को इंटरव्यू में कहा कि लेट्स अज्यूम अ सिचुएशन, इनकम टैक्स एक्ट में ब्लैक मनी स्टैश करना इलीगल है, ठीक है, नहीं कर सकते आप ब्लैक मनी स्टैश। गवर्नमेंट VDS लेकर आती है, वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम। वो कहती है यार अपनी अपनी किसके ब्लैक मनी कितनी है डिस्क्लोज करो, फॉर्म भरो, साथ में वाइट करवा लो, जो टैक्स देना है इसके ऊपर दे दो, हम 2% टैक्स रखेंगे, ले लो, अपनी वाइट कर लो। आती है गवर्नमेंट लेकर, आती कि नहीं थी? इंडिया में आई थी कि नहीं आई थी? फाइनेंस एक्ट में होता है ये सब कुछ कवर। हम लेकर आ जाते हैं बाहर, मैं अपनी ब्लैक मनी पहले डिस्क्लोज करता हूँ, फिर मेरी ब्लैक मनी को उसके ऊपर टैक्स लग के उसको वाइट किया जाता है। फिर अचानक फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट अपने कानून को डिफेंड नहीं कर सकती अदालत में। अदालत कहती है ये तो सारा कानून बकवास था, ये तो तुमने सब बेकार किया। तो इसका मतलब जो मैंने आपके पास उस वक्त डिस्क्लोजर किया, वॉलंटरी डिस्क्लोजर अंडर लॉ, आप उसको इस्तेमाल करोगे मेरे खिलाफ। अब मुझे अंदर करोगे क्योंकि कानून तो खत्म हो गया, हाईकोर्ट ने कानून खत्म कर दिया, लेकिन तुम ब्लैक मनी होल्डर हो, तुम अंदर जाओ। कितना ऑब्नॉक्शियस आइडिया है ये। आइडिया जो है ये कानून को अपील नहीं करता। मैंने अगर आपको बता दिया या मेरे किसी क्लाइंट ने आपको बता दिया कि सर मेरे पास ज़मीन 500 कनाल है या 100 कनाल है, जगह सरकार, मेरे को मालिक बना दो, आपने कानून लाया मालिक बना दो, आपने उसी कानून के तहत एक्ट अपॉन किया, मालिक बना दिया। रोशनी का इंतकाल चढ़ गया, मैंने उस 500 कनाल पे फ्लैट बना लिए, कोठी बना ली, मकान बना लिए, या उसकी भी काश्त भी शुरू कर दी, 4 लोगों को बेच दिया, अपनी बेटियों को दे दिया, दामादों को भी दे दिया, आगे उन्होंने भी बेच दिया। अचानक 2001 का एक्ट है ना, 2020 में उसको ये जजमेंट आई 9 अक्टूबर वाली, उससे पहले 2018 में हो चुका था। 18 वालों ने कहा जो एक्शन हो गया, आगे नहीं करो, बात खत्म, समझते हैं हम बात को। लेकिन 2020 में कहा जो एक्शन हो चुके हैं पुराने वो भी सारे अंडू कर दो, उस पर तुम CBI का FIR लगवाओ। मैं मतलब कहना नहीं चाहिए, बट कोर्ट ने जो आदेश पास कर दिया दैट इज सब्जेक्ट टू SLP नाउ। SLP पेंडिंग है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है। क्वेश्चन ये है कि हम बार बार उसको एक हवा बना रहे हैं, एक टैबू अटैच कर रहे हैं कि ये सारा क्रिमिनल था। 1, 2, 4 इंस्टेंसेस इस VDS में भी अगर चोरी हो गई तो सारा एक्ट कानून क्रिमिनल हो जाता है। अगर आपके रोशनी में इम्प्लीमेंटेशन में किसी ब्यूरोक्रेट ने, डिविजनल कमिश्नर ने, IAS ऑफिसर ने, तहसीलदार ने गलत कर दिया, इसका मतलब सारा कानून गलत हो गया। तो आप उसको पकड़िए ना, आप रोज़ पकड़ते हैं, आप रोज़ इंतकाल चढ़ाता है एक तहसीलदार, गलत चढ़ाता है, विजिलेंस उसको बुक करती है, इसका मतलब इंतकाल चढ़ाने की पावर ही ख़त्म कर दो। किसी ने तो काम करना है, लेजिस्लेचर ने कानून लाया, किसी मंशा से लाया। आप कहते हो मंशा भी गलत थी, इम्प्लीमेंटेशन भी गलत थी, ये मेलाफाइड इंटेंशन थी, ये सब कुछ गलत था, चलिए मान लिया, और गवर्नमेंट अपने कानून को, अपने एक्शन को डिफेंड भी नहीं कर पाई। अप्लाई किया वो भी। मैं अब देखिए वही मैंने आपको बात बताई, चौथे हाथ अगर ज़मीन इस वक्त बिक चुकी है, बैंकों के पास मॉर्टगेज है, उस ज़मीन को आप वापस रिट्रीव कर रहे हो, चलो आप जबरन कब्जे ले लोगे, आप तारे बांध लोगे, आप ताले लगा दोगे, सवाल है कि बैंक का पैसा कौन देगा? आपने मुझे बेची, मैंने इसको बेची, जो ये मुझसे पैसा रिकवर करेगा मैं आपसे करूंगा, कितनी लिटिगेशन क्रिएट होगी, हम एक दूसरे का सिर फाड़ देंगे। वो कहेगा जी मैंने आपको दिया करोड़ रुपया, आपसे जगह खरीदी, आपने कहा इंतकाल चढ़ा, आपका तो रोशनी का इंतकाल था, मैं कहूँगा मैंने डैंग साहब से खरीदी, मैं डैंग साहब पे मुकदमा करूँगा, ये मेरे पे करेगा, लिटिगेशन कितनी हो गई? तो अभी तो ये मैटर सब जुडिस है। मैं बार बार बता रहा हूँ, रिव्यू पिटिशंस पेंडिंग है, SLP सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, दिस लॉ इज येट टू बी सीन, करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो अचानक अब आप इस पर एक्ट अपॉन कर रहे हो। और दूसरा इसका पहलू ये है कि जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में लगा, दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे पास ये ऑर्डर भी है, तो ये आपके माध्यम से मैं दिखा सकता हूँ। ये दिसंबर में गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में J&K गवर्नमेंट का जो उस वक्त वकील था, सॉलिसिटर जनरल जो आज की डेट में है, तुषार मेहता साहब, उन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया, और मायने रखता है एक लॉ ऑफिसर का स्टेटमेंट, या आम कोई चलते चलते बात नहीं होती।
उन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि सर हम कोई कोर्सिव एक्शन नहीं ले रहे, कोई इविक्शन नहीं कर रहे, कुछ एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि इट इज़ येट टू बी डिसाइडेड। नीचे रिव्यू पिटीशन हमने ही फाइल की है, यानी कि जम्मू कश्मीर रियासत ने भी रिव्यू पिटीशन फाइल की जिसका नंबर 37 है, 37। उसके अलावा तकरीबन 70 रिव्यू पिटीशन और पेंडिंग है जो J&K हाई कोर्ट में चल रही हैं अभी मैटर। अच्छा, मैं आपको एक प्रोपोजिशन देता हूँ। रिव्यू पिटीशन में क्या कहा जा रहा है कि जो 9 अक्टूबर का इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है वो सर उसमें कुछ खमियां हैं, कुछ गलत है। गवर्नमेंट कहती है जी हमें गरीब लोगों के लिए और वाबस्ता लोगों के लिए बनाने दीजिए, जो हाँ पॉलिसी बना दीजिए। उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर सब हर कोई मिस कर रहा है, वो ये मिस हो रहा है। सिर्फ वो पॉलिसी नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि जो आपने CBI को रेफर कर दिया मैटर, वो एंटी करप्शन ने जो चलान पेश कर दिए थे उनको भी मत री इन्वेस्टिगेट करवाइए, क्योंकि कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा इवन जो एंटी करप्शन ने भी चलान पेश कर दिए हैं वो भी उठाइए, CBI उनको भी देखे। तो वो एंटी करप्शन के जो चलान पेश हो गए थे, शायद कहीं ना कहीं हमारे उस वक्त के डिविजनल कमिश्नर्स, IAS ऑफिसर, DCs घबरा रहे हैं, तहसीलदार घबरा रहे हैं कि यार हम मतलब परेशान तो हर कोई हो जाता है। अगर किसी ने जगह खरीदी, किसी ने बेची, वो परेशान है, तो जिसने इंतकाल चढ़ाया वो भी परेशान है, जो प्राइस फिक्सेशन कमेटी का मेंबर था वो भी परेशान है। हर कोई कह रहा है यार हमने तो कानून के तहत काम किया, मैंने अगर आज इंतकाल चढ़ाया किसी का तो कानून के तहत चढ़ाया। तो अब जब वो कह रहे हैं कि सर बड़ी मुश्किल से हमारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई, चलान पेश हुआ, अब तो एविडेंस की स्टेज पे आई, जमानतें हुई, कुछ हुआ, अब हमें फिर CBI ले गई बुला, तो वो उस ऑर्डर को उतना पहलू J&K गवर्नमेंट ने स्मॉल लैंडलेस आदमी के लिए बनाओ, वो J&K गवर्नमेंट ने उनकी रिव्यू ये कहती है। हो सकता है आम शहरियों की रिव्यू ये कहती है कि सर ये ऑर्डर ही गलत है, बैड है, हमें सुना नहीं गया, हम बेनिफिशरीज थे, हमें कभी सुना नहीं गया। मैं अब इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बड़ा डीप सब्जेक्ट है। इसमें यह भी है कि एक और PIL चल रही थी, उस PIL में ऑर्डर किया था हाई कोर्ट ने कि जो बेनिफिशरीज हैं सबकी लिस्ट पब्लिश की जाए अखबारों में, क्योंकि उनको सुनने की मंशा थी, और उनको बिना सुने हुए अब्रप्टली 9 अक्टूबर को ये ऑर्डर आ जाता है। तो ऑर्डर भी कहीं ना कहीं तेज़ी में आया, लेकिन अब उस ऑर्डर को यहाँ पे रोकना चाहूँगा। जिस तरह से इसमें एक डेडलाइन दी गई है 31 जनवरी तक, कोर्ट में छुट्टियां हैं, मामला कोर्ट में है, क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि 31 जनवरी तक का ही समय दिया गया है कि आप इस समय के दौरान ही ये रोशनी का अतराई या स्टेट लैंड जो है रिकवर करें, ताकि कोई कोर्ट तक पहुँच ही ना पाए? देखिए, जैसे मैंने आपको रैंक साहब बताया ना, तीन लैंड्स हैं। स्टेट लैंड, सवाल यह है कि क्या स्टेट लैंड को स्टेट रिकवर नहीं कर सकती? मैं बिल्कुल उसमें कहूँगा कर सकती है, उनकी ड्यूटी है, उनको करना है। काचराई लैंड, काचराई पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, काचराई सेफगार्ड होनी है अंडर दी J&K काचराई एक्ट है, उसमें एक्ट बना हुआ है, वो पैस्चर लैंड होती है, उस पर कंस्ट्रक्शन या कोई मालिकाना नहीं हो सकता, उस पर कब्जे नहीं हो सकते, वो उनको करना है। फॉरेस्ट लैंड उनको करनी है, ऐसे ही JDA की लैंड है या डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टीज है, उनको करनी है, ठीक है। इशू सिर्फ रोशनी लैंड का आ रहा है, इशू सिर्फ इन लैंड्स का आ रहा है जो अलॉटमेंट में जा रही हैं। जो मेरी सारी डिबेट है वो इसके पर्टेनिंग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिन जिन लोगों ने कब्जे कर लिए सही किए, मैं कह रहा हूँ इन 4 किस्म की लैंड्स को छोड़ के बाकी रोशनी लैंड के सब्जेक्ट को, वो सब जुडिस है, उसको आप छोड़ दीजिए फिलहाल। आप सलाह ले लीजिए अपने एडवोकेट जनरल साहब से ले लीजिए, सॉलिसिटर जनरल साहब से ले लीजिए, आपके पास इस वक्त अच्छे वकील हैं टीम में, वो आपको ज़रूर आपको सही गाइडेंस देंगे, क्योंकि आफ्टरऑल जो लीगल इशू है उसमें गाइडेंस ही लेनी है ना। मैं बीमार, मैं पेट में दर्द हूँ, मैं वकील चाहे जितना मर्जी अच्छा हूँ, लेकिन सलाह तो डॉक्टर को ही लूँगा। मैं अब अपने आप से अपना इलाज थोड़ा करूंगा क्योंकि मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। आपने UPSC क्लियर किया, मुबारक है आपको, आप टॉप मोस्ट हैं, सियाने अफसर हैं, मुबारक है। लेकिन लीगल इश्यूज़ में अब आपको क्या पता रिट क्या होती है, रिव्यू क्या होता है, रिवीजन क्या होती है, SLP क्या होती है, कितने दिन में क्या होनी है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट पेंडेंस, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सब जुडिस। तो ये कुछ बातें टेक्निकल वकील को ही छोड़ देनी चाहिए, इसलिए एडवोकेट जनरल होता है, उसका पूरा दफ्तर होता है, सरकार को एडवाइस करता है एडवोकेट जनरल। तो मुझे लगता है उनको वो ले लेनी चाहिए, वो सब्जेक्ट एक अलहदा कर दीजिए, इसको अलहदा कर दीजिए। अब आ गया सवाल आपका कि 31 जनवरी क्यों? क्या 31 जनवरी कोइंसाइड कर रहा है हाई कोर्ट की छुट्टियों के साथ? पहला ये हो सकता है। क्या पहली मीटिंग में उन्होंने 3 महीने कहा था चीफ सेक्रेटरी साहब ने और आपने कह दिया 31 जनवरी? तो उसके पीछे राज क्या है? मैं भी समझ रहा हूँ, ये क्वेश्चन है जो हॉन्ट कर रहे हैं। तीसरा ये है कि ये सर्कुलर जो आपने अभी रेफ़र किया कि जी रोज़ की रोज़ रिपोर्ट भेजो, एडिशनल DC बनेगा, कितनी लैंड आपने रिमूव की, कितनी कल की थी, कितनी आज की, और वो रोज़ की रोज़ अपडेट होगी, ये सर्कुलर क्यों नहीं अभी तक आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर चढ़ा हुआ कि ये चैलेंज ना हो जाए, ये पब्लिक डोमेन में ना आए? क्योंकि जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कहता है, वो एक्ट, अब मैं पार्लियामेंट मेड लॉ की बात कर रहा हूँ, मैं जो बात करूँगा कानून से करूँगा, वो ये कहता है कि हर गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट सर्कुलर, गवर्नमेंट का कोई भी जो है वो दैट शुड बी पब्लिश्ड एंड पुट ऑन द पब्लिक वेबसाइट, ताकि आम आदमी देख सके। राइट टू ट्रांसपेरेंसी के तहत है। आपने ये क्यों नहीं चढ़ाया अभी तक? पहले आपकी बात करते हैं। आप तो एक आइडियल स्टेट है ना, आप तो अफसर हैं, आपका तो पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं है, आपने क्यों नहीं चढ़ाया आज तक? तो ये कुछ तो जनता भी सवाल चाहती है। फिर देखिए, आपको छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता हूँ। अब आप देखिए, ये इस सर्कुलर में ना नाम आ रहा है एक अफसर का,
चाहे साइन नहीं है, देखिए SD करके विजय कुमार भदूरी IAS सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, फिर नीचे सुरजीत सिंह के साइन आ रहे हैं और अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। अब इसके पीछे भी एक राज है। राज ये है कि पहले ना अफसर लोग अपना नाम नहीं लिखते थे कि किसने साइन किया किसने नहीं किया। ये भी एक कानून बना, GAD की इंस्ट्रक्शन निकली, और ये कानून किसने बनाया? इंफॉर्मेशन एक्ट में बना कि जब भी आप कोई साइन करोगे, टाइम टू टाइम टॉप से बॉटम तक आ रहा है, GAD ने आपने अपना नाम लिखना है, अपना रैंक लिखना है कि आप कौन हो, किसने साइन किए, किसके सिग्नेचर है। अगर सुरजीत सिंह ना लिखा हो तो हमें क्या पता किसके सिग्नेचर है। तो मेरा सवाल इन अफसरों से है कि आपने साइन कर दिए, आपने कॉपियां इसको FC को कर दी, DC को, डिविजनल कमिश्नर को कर दी, एडिशनल सेक्रेटरी को कर दी, सर्कुलर फाइल पे कर दी, इंचार्ज वेबसाइट को कर दी। अब आप वेबसाइट खोल के देख लीजिए, मैं आपको अभी रियलिटी चेक करते हैं, अभी देख लीजिए, मैं तो 10 बार ही देख चुका हूँ कि भाई ये हो क्या रहा है, कहीं हम तो नहीं गलत हैं कहीं पे, क्यों नहीं है। अब ये कुछ जो सवाल आप कह रहे हैं ना, ये हॉन्ट कर रहे हैं कि ये 31 तारीख क्यों, वेबसाइट पे क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि ये डर रहे हैं कि शायद लोग अदालत में जाएंगे, शायद कोई चैलेंज कर देगा, शायद ये कुछ ना कुछ। ये देखिए, ये देख लीजिए, आपके मैं कैमरामैन को बताऊंगा, ये भदूरी साहब की फ़ोटो आ रही है, ये JNK की रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट है और एक्टिव वेबसाइट है। ये भी नहीं कह सकते कि वेबसाइट हैक्ड है या ख़राब है। ये देख लीजिए भाई साहब, ये SRO सर्कुलर्स, ये सर्कुलर ही है, ये मैंने सर्कुलर दबा दिया। लास्ट सर्कुलर टेंटेटिव सीनियरिटी लिस्ट ऑफ तहसीलदार आ रही है 4/1/2023 को, और ये 9/1/2023 है, आज 13 जनवरी 2023 है, आज तक ये सर्कुलर वेबसाइट पे नहीं चढ़ा। तो ये कुछ चीज़ें शक जगा रही हैं, और मैं एग्री करता हूँ आपके साथ, चाहे वो कोर्ट की छुट्टियाँ हैं, चाहे वो आम आदमी तक दस्तावेज ना पहुँचे, चैलेंज ना हो पाए। अब ये देखिए, ये सवाल तो हम अंदाजे से बात कर सकते हैं, रियलिटी के लिए तो आपको अपना ये माइक और कैमरा ले जाकर भदूरी साहब या गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्पोक्समैन के आगे रखना चाहिए कि साहब ये इल्ज़ाम लग रहे हैं, क्यों नहीं। तो तीसरी दायरा होता है, एक आप हैं मीडिया जो सवाल पूछ सकती है, दूसरा पूछ सकती है अदालत। कुछ सवाल सर भदूरी साहब से हुए हैं, द डिस्पैच करके जो एक चैनल है, उन्होंने बात की है उनके साथ, वहाँ पे वेबसाइट पे उनकी आया भी है। भदूरी साहब कह रहे हैं कि हमारा कोई भी मंशा नहीं है किसी आम शहरी को तंग करना, परेशान करना। जो बिग शार्क्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, और जो रोशनी है या जो अदालतों में मामला पड़े हुए हैं उनके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो वर्बल तरीके से, ये कोई रिटर्न में नहीं है, एक वर्बल उन्होंने जो है बात की है, तो इस पर क्या कह सकते हैं? देखिए, मैं एक वकील हूँ, पिछली लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए मुझे वकालत करते हुए। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं अभी आपको प्रूव करूँगा, कि जो ज़ुबानी बातें होती हैं ना, इनकी भी ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि टाइम निपटाने के लिए अब सड़क पे कोई बैठ गया धरना मार के, अरे यार कुछ नहीं तो कर देंगे तुझे हम नौकरी भी देंगे, सब कुछ देंगे। वो बाद में भागता रहता है, ना नौकरी मिलती है, ना उसको कुछ मिलता है, ना पैसा मिलता है, ना एक्सक्रेशन मिलता है। वो सिर्फ टाइम निकालने के लिए, उस दिन को निकालने के लिए होता है। अगर भदूरी साहब ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि कहीं ना कहीं कुछ लीगल ओपिनियन की गलती है, या लीगल ओपिनियन नहीं ली, या जल्दबाजी में कर दिया, या 9 के सर्कुलर में रोशनी टच नहीं करना चाहिए, तो मैं वेलकम करता हूँ। देखो, टू अर एज ह्यूमन, इंसान जब तक है तब तक है, इसीलिए रिव्यू पिटिशन फाइल होती है, जज से भी हो जाता है। तो ठीक है, आप कहिए जी रोशनी वाले पार्ट को मैटर सब जुडिस है, जो सब जुडिस मैटर्स हैं उनको टच नहीं कर रहे, लेट द कोर्ट्स डिसाइड। लेकिन हम स्टेट लैंड, काचराई लैंड, फॉरेस्ट लैंड, हम सब ये रिकवर करेंगे, वो करिए, मोस्ट वेलकम। जनता आपके साथ है, बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स को पकड़िए, जनता आपके साथ है। जो इलीगल काम कर रहे हैं, जनता आपके साथ है। लेकिन जब आप जनता को तंग करेंगे और कहोगे कि 31 जनवरी से पहले पहले मुझे खाली भी करना है, मुझे रिपोर्टें भी भेजनी है, फिर वो बिग शार्क स्मॉल शार्क, मुझे तो ये स्मॉल फिश और बिग शार्क का समझ नहीं आता कहाँ से लाते हैं ये। कितने कनाल से ऊपर आप उसको बिग शार्क कहते हैं और कितने कनाल से ऊपर उसको स्मॉल फिश कहते हैं। और ये स्मॉल फिश, बिग शार्क, ये कहाँ JNK लैंड रेवेन्यू एक्ट में टर्मिनोलॉजी डाली आपने, कहाँ से लाई? ये टर्मिनोलॉजी किसी कानून की किताब में होनी चाहिए। ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये देखिए जी। देखिए, मैं दस्तावेज से बात करने वाला आदमी हूँ। दस्तावेज में कहीं नहीं लिखा कि छोटे को खाली कराओ, बड़े को ना कराओ। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे DC रियासी का डॉक्यूमेंट जो पब्लिक डोमेन में आया है, बाकी तो ऐसे हर DC ने इशू किया। DC जम्मू ने किया है, DC डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, हर एक ने किया होगा। उधर शायद पुलवामा और श्रीनगर और कुपवाड़ा, अनंतनाग ने भी किया होगा। तो आप देख सकते हैं स्टेट लैंड 6826, 8 मरले, काचराई कितनी 0, रोशनी लैंड कितनी 2125, कितने मरले ये, टोटल लैंड कितनी 8952, कितनी खाली करानी है 426। कटरा में इतनी है, पोनी में इतनी है, रियासी में इतनी है, भोमांग में इतनी है, अरनास में इतनी है, ठुरू में इतनी है, महोर में, चसाना में, टोटल 176159। ठीक है, ये आ गई स्टेट लैंड। रोशनी लैंड आ गई 7883, टोटल आ गई 184071। 1400 कनाल पर डे इन्होंने खाली करवानी है। ये तो चार्ट बन के तैयार हो गए हैं, टीमें बन गई हैं। अब भदूरी साहब ने
डिस्पैच से क्या बात की, उस बात की क्या सैंक्टिटी है, रिकॉर्ड है कि नहीं है, मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मैं तो अपने आप को मतलब इट इज़ अ मैटर ऑफ रिडिक्यूल कि जो सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल J&K गवर्नमेंट की तरफ स्टेटमेंट दे रहा है, उसकी ये इज्जत नहीं रखते, अपने अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल के स्टेटमेंट की इज्जत नहीं रखते। और आपको अंडर लॉ बता दूं, वकील आपके बिहाफ पर कोई स्टेटमेंट दे दे, राइट और रॉन्ग, या तो आप करेक्ट कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर दीजिए, सर हमने वकील को कभी ये नहीं कहा था, सॉलिसिटर जनरल को आपने एक्सेप्ट किया, आपके एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट में भी कहा हमारे जी हाँ वकील ने स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट में, और उस स्टेटमेंट से मुकरने का मतलब होता है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, ये आप समझ लीजिए। और गवर्नमेंट की कंटेम्प्ट जो होती है वो अफसर के ऊपर आती है, भदूरी साहब पर आएगी या चीफ सेक्रेटरी पर आएगी, तो आपको ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट भी पढ़ लेना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ साथ साथ में, अगर कोई शख्स उठ के चला गया, वहाँ बिग शार्क स्मॉल शार्क का कोई चक्कर नहीं डाला था उन्होंने कहा था जी हम रोशनी के केसेस जो सब जुडिस है, क्योंकि जो मैटर रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है अभी हम नहीं पढ़ रहे इसमें, अब वो उसमें से डिस्टिंग्विश करेंगे, नहीं जिसने रिव्यू फाइल की है हम उसको बख्श रहे हैं, जिसने नहीं फाइल किया हम उसको नहीं बख्श रहे। वो एक सेपरेट मैटर है, जब कोर्ट में जाएगा आप जवाब जो मर्जी डालिए, मैं उस पर मैं इंटरव्यू नहीं कर रहा। लेकिन सवाल यह है कि आपने ज़ुबानी क्या कहा, आपकी ज़ुबानी स्टेटमेंट को अगर बिलीव करना होगा तो अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल का स्टेटमेंट बिलीव होगा। आपने अखबार नवीस को, किसी चैनल को, किसी रिपोर्टर को क्या कहा, दैट कैन ओन बी अ क्लैरिफिकेशन फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द सिटीजन एट लार्ज, कि मैं ये कर रहा हूँ। अब ये आपको मैं एक और डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, ये राज्यसभा का डॉक्यूमेंट है, स्टार्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में आया, इन्होंने राज्यसभा में भी एडमिट किया, MOS होम ने सवाल पूछा गया 384 नंबर 20 जुलाई 2022 को, एक तो शामलात फॉरेस्ट खालसा सरकार ज़मीनें कितनी है, आपने कितनी एक्वायर की, किस पर्पज़ के लिए एक्वायर की, दूसरा रोशनी लैंड की ज़मीनें इंडिविजुअल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स को, प्रोमोटर्स को डिटेल्स दे रहा हमें दे दो, कितनी दी थी, और जब हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया तो आपने क्या किया। इसका जवाब MOS होम देते हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, कि जजमेंट जो टोटल स्टेट लैंड थी वो 8565.40 हेक्टेयर्स थी जो रोशनी में ट्रांसफर हुई टू इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योर्स। इसका मतलब इतनी ज़मीन आप अंडर लॉ ट्रांसफ़र की थी आपने पैसे लेके, चाहे आपने 1 रुपया भी लिया हो, जो रूल्स में आपने रखा था, हमने पैसे दिए, लोगों ने आपको पैसे दिए। अब सवाल ये उठता है इस जजमेंट को आपने डिफेंड किया या नहीं किया, या आप फेल हो गए। कौन हारी कोर्ट में? कोर्ट में तो डैंग साहब असीम सानी ने ना हारा, कोर्ट में मुकदमा था SK भल्ला बनाम स्टेट, हारा कौन? स्टेट। या तो आप बोलिए हम जान के हारे क्योंकि हमें कानून ये ख़त्म कराना था, ये भी हो सकता है कि हम तो हार गए, अच्छा हुआ भाई हमारी हार में हमारी जीत है क्योंकि हमें ये ज़मीनें वापस लेनी थी। या बोलिए कि हम अपने केस को डिफेंड नहीं कर पाए, स्टेट का फेलियर है। वो गवर्नमेंट ABC नहीं होती कि PDP गवर्नमेंट ने बनाया था तो BJP हार गई, BJP ने बनाया तो कांग्रेस हार गई, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट हारी मानना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने आगे कहा हारने के बाद हमने J&K गवर्नमेंट ने रिव्यू पिटीशन फाइल की है, 37 नंबर रिव्यू पिटीशन, और हमारे अलावा और कितने सारे बेनिफिशियरीज ने रिव्यू पिटीशन फाइल की है। मोर देन 70 रिव्यू पिटीशन हैव बीन फाइल्ड बिफोर द J&K हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दे रहे हैं वो, यानी कि उनको सब कुछ पता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मैटर्स पेंडिंग है, रिव्यू की सुनवाई हो रही है, अगली तारीखें फरवरी की डली हैं। मैं अपने आप से और आपसे एक सवाल पूछता हूँ, लेट्स से ये रिव्यू पिटीशन में जो नया खंडपीठ बैठाएगा, जब ये सारी बहसें जो मैं पॉइंट ले रहा हूँ, मेरे सभा और कितने सारे रोशन दिमाग वकील हैं, अच्छे से अच्छा वकील, हमसे तो बेहतर वकील हैं जो आर्ग्यू करेंगे, और अगर वो कोर्ट को ये कन्विंस कर पाते हैं कि सर एक तो लोगों को सुना नहीं गया, जो मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ, दूसरा बैंक का पैसा, तीसरा चौथे हाथ प्रॉपर्टी चली गई, उसका क्या बनेगा, हम कैसे रिट्रीव करेंगे, हमारा पैसा कैसे वापस आएगा। आपने आज तक तो पैसा किसी को वापस नहीं किया, आपने जजमेंट शोर मचा रहे हो। जिस आदमी ने आपको 56 लाख रुपया पर कनाल के हिसाब से जमा कराया था उसको आपने पैसे वापस कर दिए, ये भी तो कहा जजमेंट ने कि इनके पैसे वापस करो, वो कब करोगे वापस? फिर जिसने उस ज़मीन पर स्ट्रक्चर बना दिया आपके कानून के बेसिस के ऊपर, उस स्ट्रक्चर का क्या करोगे? उस स्ट्रक्चर पे किसी ने बैंक लोन ले लिया, उसका क्या करोगे? अच्छा, ये सारी प्रॉपर्टियां रिट्रीव करने के बाद फिर क्या करोगे? यहाँ होटल सिनेमा बनाओगे, टूरिज्म बनाओगे, अक्सर फिर लोगों को दोगे, ऑक्शन करोगे, कुछ करोगे, बेचोगे, तो इस सारी प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा? और मैं ये सवाल रेज कर रहा हूँ कि क्या रिव्यू में अगर इस जजमेंट को थोड़ा सा भी टिंकर कर देती है डिवीजन बेंच फिर से जो बैठी की, या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को सेट असाइड कर देती है, और फिर क्या होगा? तो जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो आज की डेट में सारी वेस्टेज है। जिस आदमी को आपने उखाड़ के आप घर से बाहर कर दिया, जिसकी दीवार पे तारबंदी कर दी रोशनी में भी, वो तो भागेगा अदालतों में, वो तो कहीं कंटेम्प्ट लगाएगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में रिव्यू फाइल करेगा, हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करेगा, हो सकता है कि सॉलिसिटर जनरल के खिलाफ और आपके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करे वहाँ जाकर। आप पड़ गए, इंटेंगल कर लिया आपने लिटिगेशन में। क्यों? क्योंकि जी हम कुछ करने वाले थे जो हम कर नहीं पाए, जो कानूनी पचड़े आ गए। तो जो कानूनी पचड़े हैं तुम फंसते ही क्यों हो? पहले सलाह ले लो, रिटर्न ले लो, लिखवा लो किसी एडवोकेट जनरल से, एडिशनल एडवोकेट जनरल से कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
जब आप मनमानी कर जाते हो फिर आप कहते हो जी हम फंस गए, हमें लिटिगेशन में इंटेंगल कर लिया। आप जैसी ही कोई सरकार थी, आप जैसा ही कोई अफसर था, आप जैसा ही कोई वकील था जिसने रोशनी का कानून बनाया, वो रोशनी के कानून को बचा नहीं सका। असेंबली का 2 हाउसेज में पास हुआ था, असेंबली और काउंसिल ने पास किया, गवर्नर ने साइन किया, 3 बारी उसकी तरमीम हुई, अमेंडमेंट्स हुई, इतनी बारी उसके रूल्स बने, वो नहीं बचा पाए आप, तो आप इनको बचाओगे। तो इसलिए कानून इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, दोनों तरफा चलता है कानून। यहाँ तक कानून कहता है कि लोगों के शेल्टर्स मत छीनो, लोगों को अप्रूव मत करो, लोगों के घर मत तोड़ो। यहाँ तक भी कहता है अब जो बन गया यू कैन अनडू। मैं आपके साथ एक सिचुएशन और शेयर करता हूँ। 370 यहाँ ख़त्म किया गवर्नमेंट ने अगस्त, ये लो अपना 19 अगस्त वाली जो हमारे 5 अगस्त सॉरी जो आई, जो बाद में फिर अक्टूबर से इम्प्लीमेंट होना था। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, चैलेंज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज हो गई, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करनी। हमने उस एक्शन को एक्ट अपॉन करके यहाँ गवर्नमेंट चेंज कर दी, एलजी बना ली, चेंजेस आ गए, अफसर आ गए, सब कुछ चेंज कर दिया। मतलब हमारी बेसिकली द स्पिरिट ऑफ JNK स्टेट हैज़ बीन चेंज इनटू यूनियन टेरिटरी JNK एंड लद्दाख। अब लेट अस अज्यूम अ सिचुएशन, लेट अस अज्यूम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, इसी मैं आपको कंसेप्ट ऑफ लिस्ट पेंडेंस का समझा रहा हूँ। आप तो चलते जा रहे हो आगे, चलते जा रहे हो, और सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर देता है कि नहीं जी ये जो डिसीजन था सारा गलत था, इलीगल था। जैसे कि रोशनी में डिक्लेयर किया, हाई कोर्ट ने, कोर्ट्स कर सकती हैं। फिर आप उसकी रिव्यू फाइल करोगे या फटाफट वापस बिस्तरा तरह लेके भाग जाओगे, नहीं अब तो हम स्टेट बन गए, चलो जी वापस आ गई अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, वापस आ गए अपने लोग, अपना PRC वापस आ गया, स्टेट सब्जेक्ट वापस आ गया। और इस 370 की एब्रोगेशन या डाइल्यूशन को लेकर आपने जिन लोगों को बाहर से बुला लिया, जिनको ज़मीनें दे दी, जिनको लीज आउट कर दी प्रॉपर्टी, अब तो अगर पिछला कानून वापस आ गया तो वो ख़त्म हो गए, तो फिर उनका क्या करोगे? यही सिचुएशन आपने इस कानून में की। 2001 का लॉ आया, 2001 के लॉ में आपने लोगों को बुला लिया, लोगों ने पैसे जमा कराए, लोग मालिकाना हक लेके बैठ गए। अब आप कहते हो नहीं जिसने मालिकाना हक ले लिया वो चोर। ये ही आपको एक कंसेप्ट दूर करना है, वो चोर नहीं, आप मुकदमा हारे हो। आप अपने ऊपर पहले बिहार लीजिए कि हमारी टीम, हमारे लीगल ऑफिसर्स, हमारी सेक्रेटरी, हर कोई अपने लॉ को डिफेंड करने में हार गया। और फिर बड़ी से बड़ी बात यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं गए, यानी कि आपने रिव्यू फाइल कर दी, रिव्यू फाइल करके बैठ गए। अब आप रिव्यू पेंडिंग है और आप कह रहे हो रोशनी लैंड। मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि रोशनी वर्ड नहीं यूज़ किया जाना था, क्योंकि रोशनी इज़ नाउ सब जुडिस। आप काचराई लो, आप स्टेट लैंड लो, आप फॉरेस्ट लैंड लो, आप JDA के स्ट्रक्चर लो, आप SDA के स्ट्रक्चर्स करो, म्यूनसिपैलिटी की प्रॉपर्टीज लो, वो उसके साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है। लोग जाते हैं अदालतों में, जाते हैं, बताते हैं अपना राइट है। लेकिन रोशनी जो मैटर पेंडिंग था कोर्ट में, जो मैटर पार्लियामेंट में रेज हो रहा है, आप उसको कह रहे हो नहीं हम रिट्रीव कर रहे हैं। और फिर जैसे आपने को बताया कि किसी पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा नहीं जी अभी हम बिग शार्क पकड़ रहे हैं, तो वो बिग शार्क, स्मॉल शार्क, वो मुझे लगता नहीं कि अभी तक इन्होंने किसी लॉ में लिखा है, किसी सर्कुलर में लिखा है। ये एक सर्कुलर तो 9 तारीख का आपने अपडेट नहीं किया, इसको तो क्लैरिफाई कर नहीं पा रहे। और आप ये सोच रहे हो कि भाई अदालतें बंद हैं 31 तारीख तक, तो हम जो बड़ी बड़ी ज़मीनों को घेराबंदी कर लेंगे तो कर लेंगे। वो ठीक है, वो ज़मीन का मालिक जाने और आप जानो। बाकी ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये कोई सेक्रेटरी नहीं कह सकता कि कोर्ट बंद है तो कोर्ट नहीं होती। कोर्ट 24/7 चलती है। जज हमेशा रात को भी जज होता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात को 2-3 बजे भी खुले हैं। हाई कोर्ट रात को घर पे भी लगती रही है। मैं आपको JNK हाई कोर्ट की बात बता रहा हूँ। मैंने ही और मेरे वालिद साहब ने जजों के घरों में पिटीशन प्रेजेंट की हैं, लाइफ एंड लिबर्टी की जहाँ पिटीशन होती हैं। तो ये गलतफहमी है किसी की, अगर कोई ये सोच रहा है कि 31 तारीख तक जी अदालतें बंद हैं। कोई अदालत बंद नहीं होती। वेकेशन जज बैठे हैं, हम रिक्वेस्ट करके चीफ जस्टिस को हम बेंच घर पे बनवा सकते हैं। जज कार में भी बैठा हुआ है, वहाँ कोर्ट लगा सकता है। छुट्टी पर गया हुआ है, वहाँ पत्नी टॉप में बैठ के कोर्ट लगा सकता है। ये होती है जज की ताकत। तो इसलिए ये मत सोचिए कि क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं तो इंसाफ नहीं होगा। छुट्टियां चल रही हैं, वो छुट्टियां उनके लिए होती हैं क्योंकि उन्होंने और भी काम करने होते हैं, मौसम के अनुसार होता है, वकीलों का। पर छुट्टियों का ये मतलब होना है कि आप जो मर्जी किसी को गिरफ्तार कर लोगे और फिर बेल भी नहीं होगी, या किसी का घर तो उड़ा दोगे, घर में, ये गलतफहमी। और फिर सुप्रीम कोर्ट तो चल ही रही है। अगर JNK हाई कोर्ट का हम किसी बहाने से यहाँ पिटीशन एंटरटेन नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट कौन सा दूर है। आजकल सुप्रीम कोर्ट गए, रात को गए, सुबह पिटीशन मेंशन हो जाती है। तो इसलिए ये कहना कि पिटीशन नहीं होगी, मुझे यहाँ तक मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि अफसरों को इतनी गलतफहमी में नहीं होंगे। कुछ और रीज़न होगा, 31 तारीख का कहीं रिजल्ट देने होंगे, या LG साहब ने मांगी होगी रिपोर्ट, या खुद से कहीं LG साहब को आगे करके दिखाना सर हमने 1000 कनाल जगह या 5000 कनाल जगह रिट्रीव कर ली। वो एक अलग है। वो गवर्नमेंट अपना काम करे, दैट इज़ ओके विद अस। कि गवर्नमेंट अगर अपना आपके माध्यम से पब्लिक को बताती है सर हमने करोड़ों रुपए की जगह रिट्रीव की, वो ठीक है, आप भी खुश होगे, हम भी खुश होंगे कि रिट्रीव की। लेकिन जब आप उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हो इनटू अ लीगल इशू कि सर इस आदमी ने करोड़ रुपया देकर रोशनी का इंतकाल चढ़वाया था, हमें दिया था, हमने इससे वापस जगह छीन ली, इसका करोड़ रुपया भी नहीं देंगे, इसकी जगह भी ले लेंगे, इसको सड़क पे ले आएंगे, वो गलत।
तो इसको डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है कि लीगली आप दो इश्यूज़ को डिस्टिंग्विश कर लीजिए। अगर भदौरी साहब या एलजी साहब या आपका कोई भी चीफ सेक्रेटरी साहब इसको क्लैरिफाई कर देते हैं कि फ़िलहाल जो मैटर सब जुडिस हैं हम उनको टच नहीं कर रहे, लेकिन उसके अलावा हम हर मैटर को हाथ लगाएंगे, पब्लिक आपके साथ है। साहब ये जो स्टेटमेंट आया है कल भदौरी साहब का, अगर हम ऑफिसर्स की बात करें, डीसीज की बात करें, तहसीलदार की बात करें, निचले लेवल के जो भी ऑफिसर्स हैं ऑन ग्राउंड जब वो लोग जाएंगे, क्या वो उस वर्बल स्टेटमेंट को मानेंगे या इस ऑर्डर को मानेंगे जो रिटर्न में है? ऑर्डर को मानेंगे ऑब्वियसली, वर्बल स्टेटमेंट को कौन मानता है? मैंने आपको बताया ना, वर्बल स्टेटमेंट तो ऐसे ही आपको पीठ पे हाथ रखने के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए होते हैं कि नहीं 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 कोई परेशान होने की बात नहीं, हम ऐसे नहीं वैसे कर रहे। अब भाई ऑर्डर लिखित आपने भेजा है, नीचे चार्ट बन गए हैं, नीचे इसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई है। आपने यही ऑर्डर गवर्नमेंट के लेवल से, कमिश्नर सेक्रेटरी इज गवर्नमेंट ने भेजा किसको? एफसीआर को, डिवकॉम्स को, डिवकॉम ने आगे भेजा डीसीज को, डीसीज ने आगे भेज दिया एसडीएम्स को, तहसीलदारों को। तो अब आपने जुबानी किसी एक चैनल को बोल दिया या डायंग साहब को बोल दिया या सीम सानी को बोल दिया या डिस्पैच को बोल दिया कि हम नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, घबराओ मत। वो क्या हुआ? आप लिखित में भेजिए ना, ऐसे सर्कुलर भेजिए, एडेंडम भेजिए, ओवरनाइट ऑर्डर निकालिए। हमने कितनी बारी ओवरनाइट ऑर्डर निकलते देखे? आपने जब पब्लिक में अप्रोर हुई थी कि हम बाहर के लोगों की नौकरियां दे रहे हैं जी, तो फटाफट निकले थे कि निकले? सिविल सर्विस अमेंडमेंट एक्ट आया था, आपने इंटरव्यू किए थे। तो वो गवर्नमेंट जब करती है तो रातों रात भी काम होते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन हमने रातों रात होते देखी है, सीक्रेटिव तरीके से होते देखी है। इसीलिए ये कहना कि जी उन्होंने कह दिया किसी को इसलिए तहसीलदार मान लेगा ऑन ग्राउंड, मैं बिल्कुल इस चीज़ के साथ नहीं एग्री करता। जो बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस होता है, अंडर द बिजनेस रूल्स रिटर्न होता है, अंडर सेक्रेटरी साइन करता है। इवन किसी मंत्री का जुबानी कह देना कि मैं तो आज के बाद ये वाली पॉलिसी ला रहा हूँ, वो जब तक गवर्नमेंट ऑर्डर निकले तब तक वो पॉलिसी नहीं होती। दिस इज द लॉ। हम वी आर बाउंड बाय द लॉ बुक। हमें कोई किसी के मन में क्या चल रहा है ऐसे नहीं चलना। मुख्यमंत्री यहाँ पॉलिसी अनाउंस कर देते थे, ऑन ग्राउंड पॉलिसी बनती ही नहीं थी। तो इसीलिए मैं उसके साथ कभी एग्री नहीं करूँगा। मैं जो चीज़ लिखित में मेरे सामने है, वेबसाइट पे अपलोडेड है, गवर्नमेंट के उस पर आ गई है, मैं उसी पर बिलीव करूँगा। और अदालत मेरे ख्याल से वही मानती है। जुबानी की सेक्रेटरी ने क्या बोल दिया वो कह देगा बाद में जी मेरे को मिसकोट कर दिया था। मैं तो ये कह रहा था लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। जो लोग ठीक हैं उनको नहीं कर रहे, जो गलत है उनको तंग। अब ठीक है और गलत है कि डेफिनेशन में कहाँ से ढूंढोगे? बिग शार्क स्मॉल शार्क कहाँ से ढूंढोगे? ये तो वो होते हैं ना पब्लिक कंजम्पशन के लिए डेफिनेशन हम बना देते हैं। हम कोर्ट में आप एक लफ्ज़ एक इस्तेमाल कर लेते हैं, उस लफ्ज़ की फिर इंटरप्रिटेशन ही चलती रहती है सारा दिन। अब ये बिग शार्क स्मॉल शार्क कहाँ से आया? मैं तो रोशनी में कहीं नहीं ढूंढता था बिग शार्क स्मॉल शार्क है। हाँ, जे.एंड.के हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर लिखा है इसी रोशनी एक्ट में कि सीबीआई जो है पहले लार्ज इंक्रोचमेंट वालों को पकड़ेगी। ये बात करेक्ट है। एक पीआईएल में पकड़ा है जी, लार्ज इंक्रोचमेंट वालों को पकड़ो। अब वो लार्ज इंक्रोचमेंट 100 कनाल है, 500 कनाल है, 1000 कनाल है, ऊपर से नीचे आओगे वो कोर्ट ऑर्डर है, पर वो सीबीआई के पर्पसेस के लिए। आपके पर्पसेस के लिए तो अभी आपने खुद स्टेटमेंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम नहीं किसी को हाथ लगा रहे, हम कोई कोर्सिव मेथड अडॉप्ट नहीं कर रहे। तो किसी के घर पे तारबंदी करना, टीम भेजना, उनको घरों से बाहर निकालना विदाउट नोटिस। अब एक और हैरानगी की बात है, अगर मैं रोशनी का भी बेनिफिशियरी हूं तो आप मुझे क्या बिना नोटिस को मेरे घर से बाहर निकाल सकते हो? और यही हुआ अदालत में, नोटिस नहीं लोगों को आया। यही आप करोगे, नोटिस के बिना लोगों को बाहर निकाल दोगे, तो फिर लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय अदालतों के पास जाए हुए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे लोग, हाई कोर्ट में जाएंगे, हाहाकार मचेगी, सड़कों पे आएंगे। फिर आप जब अप ही व्हील जिसे कहते हैं वो होगा, अप्रोर होगा, उसके बाद गवर्नमेंट जो फिर या तो अनपॉपुलर हो जाती है। हमारे यहाँ तो चलिए पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, वरना इलेक्टेड गवर्नमेंट तो अनपॉपुलर हो जाती है। तो या फिर अफसर के बारे में लोग बददुआएं देते हैं, बुरा भला कहते हैं, मीडिया में बुरा भला आता है, तो फिर वो इट इज़ हिज रिस्क, वो अफसर को अपना रन करना है रिस्क। तो बाकी जिन अफसरों ने रोशनी बनाया था वो भी आपकी तरह ही रोशन दिमाग और इंटेलिजेंट लोग थे। आज आप उन्हीं लोगों को कहते हो ये गलत कर रहे थे, आज उन्हीं को सीबीआई बार बार सम्मन भेजती है। तो आज के 10 साल बाद आप भी सोच लीजिए, हो सकता है किसी की कंप्लेंट पे आपको भी पकड़ के अंदर बिठाया हुआ हो। तो इसलिए ये वक्त का पहिया है, बड़ा भयंकर है। आदमी की या गरीब आदमी की बद्दुआ लेके नहीं आप कामयाब हो सकते। सानी साहब, आम जनता के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या एक मैसेज रहेगा आपका? क्योंकि इसमें पिसो रही है अगर कोई, तो वो आम जनता है, परेशान है, रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं, क्या एक मैसेज रहेगा? देखिए, मैं इसलिए बार बार आपके माध्यम पे आके, मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ मीडिया पे कोर्ट सब्जेक्ट्स पे बोलते हुए, लेकिन यही एक रीज़न है कि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को राइट ओपिनियन नहीं मिलती, किस वकील के पास जाएंगे, कहाँ सलाह लेंगे। फिर वो गांव में जो आदमी बैठा है जिसकी ज़मीन छोटी मोटी, मैं समझ रहा हूँ, मेरे पास कई लोग फ़ोन करते हैं, कई मेरे भी क्लाइंट्स हैं। तो इसी एक वजह से मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ ताकि मैक्सिमम लोगों तक पता रहे। लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को जब हम कुछ समझा रहे हैं तो हम लोगों को भी समझा रहे हैं कि आप भी अपनी राइट्स के बारे में अवेयर रहिए। ठीक है, रिव्यू पिटीशन जिन लोगों ने फाइल की है, जिन्होंने नहीं की, अब वो उनको अपने अपने वकील से सलाह कर लेनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फटाफट करिए। दूसरा ये है कि आप तैयारी रखिए, अगर आपके घर पे या नोटिस कोई देता है तो यू हैव नो अदर ऑप्शन। अब पिस्तौलें गोलियां चलाना तो सिविलाइज सोसाइटी में है नहीं, आपको पकड़ के अंदर कर देंगे, किसी को पीएसए लगा देंगे, क्योंकि आप इतनी बड़ी हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ सकते। अगर हुकूमत आपको बाहर निकाल रही है तो या आपके पास है
पब्लिक का तरीका सड़कों पे धरना मारो, जो महात्मा गांधी ने किया, अन्ना हज़ारे ने किया, तो वो आपकी चॉइस है। मेरे जैसे वकील से बात करोगे, मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि यार सुप्रीम कोर्ट जाइए या फिर हाई कोर्ट जाइए। अदालतों के दरवाजे इसीलिए बने, अदालतें जस्टिस देने के लिए बनी। तो मैं तो बिलीव करता हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग लॉयर, और मेरा अपना फर्म बिलीफ है, फर्म बिलीफ, क्योंकि वरना आपको यहाँ इंसाफ की बहुत कम गुंजाइश है। अगर हुकूमतों पर जाया जाए तो फिर ये अदालतें ही हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जो इंसाफ देती हैं। अभी हल्द्वानी में हुआ, उनको हुकूमत ने कह दिया बाहर निकालो, तो बचाया कि नहीं बचाया उनको सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आपके कहीं कहीं जर्नलिस्ट को अगर जेलों से बाहर निकाला गया तो किसने निकाला? अदालतों ने निकाला। तो आज अगर हम बेल नॉट जेल आर्ग्यू करते हैं कृष्णन अय्यर साहब का, तो किसने लिखा? एक सुप्रीम कोर्ट जज ने लिखा। तो मैं बिलीव करता हूँ अदालतें हैं, अदालतें आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप एक अदालत में हारिए, दूसरी में जाइए, दूसरी में हारिए, रिव्यू कीजिए, गवर्नमेंट भी कर रही है, लोग भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए। लेकिन एक हो गई अदालती प्रक्रिया, दूसरी हो गई आप जनता जनार्दन है, आप सब बेहतर जानते हैं कि कैसे करना है। अब यहाँ तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं जिसको आप वोट डाल के उठा दोगे या अगली बारी हरा दोगे ताकि वो डरे। ये अफसरों की सरकार है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि अनपॉपुलर, वो मैंने कहा ना, बद्दुआ भी यहाँ जो है उससे डरता है इंसान कि कोई गरीब की बद्दुआ ना लग जाए। इस सर्दी में आप बाहर निकालेंगे किसी को, उसके पैसे नहीं दिए हुए। मैं कई केसेस ऐसे जानता हूँ जहाँ लोगों ने बड़ी मुश्किल से पैसे उधार पकड़ के रोशनी की ज़मीन अपने नाम लेने के लिए पैसे दिए हैं, कर्जा दे के, सामान बेच के ज़मीन बनाई, मकान बनाया, फिर इंतकाल चढ़वाया रोशनी का, फिर बड़ा खुश होकर रह रहा है वहाँ पर। और आज अचानक कहा तू मालिक नहीं है, ये बिल्डिंग जो है हो सकता है तेरी है, लेकिन ज़मीन तेरी नहीं है, ज़मीन जगह सरकार है। और देखिए मज़े की बात है, जब आप मेरे भाई जब इंटरव्यू लेते हैं तो उसको पता नहीं क्या क्या टर्मिनोलॉजी वर्ड यूज़ करते हैं कि ये चोर है, रोशनी स्कैम है। इसलिए मैं आपके माध्यम पे आज बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ कि रोशनी एक कानून था, रोशनी स्कैम नहीं था। कानून मतलब कानून का आज कोई कानून यहाँ बन के आ जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो हम कहेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्कैम। कमाल है यार। स्कैम किसी ने इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी ने किया, किसी अफसर ने किया, मुख्यमंत्री ने किया, मंत्री ने किया, उनको अंदर ठोक दो, हम आपके साथ हैं। लेकिन कानून जिसके तहत एक गरीब आदमी को बेनिफिट मिला, आप उसको आप कहते हैं ना, वही गेहूं के साथ घुन भी पीसा जा रहा है। 4 बड़े शार्क्स को आपने पकड़ना है तो 400 छोटी मछली को मार दो। लॉ रादर ये कहता है, अंग्रेजों का बना हुआ लॉ जो आज हम फॉलो करते हैं, वो कहता है कि चाहे, अब मैं आपको उर्दू में समझा रहा हूँ, कि चाहे 10 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा मत दीजिए। ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। ये नहीं कि चाहे 10 गुनहगारों को पकड़ने के लिए आप एक बेगुनाह को भी मार दो, जिसको हम कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पीस दो। ये नहीं है लॉ दूसरा है जो मैंने आपको बताया। तो इसी तरीके से आपने अब जो कानून बनाया है, बिग शार्क, स्मॉल शार्क, छोटी शार्क, बड़ी शार्क, वो आप नया कानून बना दीजिए। लेकिन गवर्नमेंट इस वक्त भी पॉलिसी बना सकती है, प्रो पीपल पॉलिसी बना सकती है। लोगों की हाहाकार मची हुई है, अक्सर हुकूमत सेंटर में हमारे वोटों से बनी है, वहाँ तक पहुँचेगी। आज हम सेंटर रूल में हैं, आज हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के रूल में हैं, अमित शाह साहब के रूल में हैं, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब यहाँ पर हैं। तो ये हमारे लोगों की आवाज़ वहाँ तक अगर आप पहुँचाएंगे, एलजी साहब तो चाहिए, यूपी से आए हैं, उन्होंने वोट हमसे तो नहीं लेना, इन्होंने तो वोट लेना नहीं यहाँ से। जुगल किशोर ने वोट लेना है कि नहीं लेना अगर इलेक्शन लड़ना है, रविंद्र रैना ने लेना है कि नहीं लेना। तो उनको अगर ये बात पता चल जाए कि यार यहाँ हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है, हमारे लोगों की आवाज़ ऊपर पहुँचाइए। आप पॉलिसी नहीं बना लीजिए, चलिए छोड़िए उस पुराने कानून को, हम एजुटेट नहीं करते, नया पॉलिसी बनाइए। लीज वालों को बोलिए जी आप इतने पैसे दीजिए, मालिक बन जाइए। इतने नहीं दोगे तो ग्राउंड रेंट दीजिए, इतने भी नहीं दोगे फिर हम आपकी ज़मीन ऑक्शन पर डाल देंगे अगर आप एक पैसा नहीं देते। ऐसे ही रोशनी वालों को बोलिए कि 5-10 कनाल वाले हम फिट कर रहे हैं, 10 कनाल के ऊपर वाले जो हैं वो ऑक्शन में चले जाइए, या आपकी लैंड हम आपको नहीं देंगे, जगह सरकार है। मैं कहता हूँ सरकार 5,000, 20,000, 20 लाख कनाल भी रखकर क्या करेगी? अक्सर उसको यूटिलाइज करेगी ना, आम बंदे को देगी यूटिलाइज करने की। हर जगह छोटे छोटे पैचेज में गाँव के अंदर कोई वहाँ पर कोई नौकरियाँ थोड़ा खोल रहे हैं, कोई दफ्तर थोड़ी ना खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी थोड़ा बना रहे हो आप हर जगह। तो आपने उस लैंड को यूटिलाइज आम अपने शहरियों से करवानी है, तो आम शहरियों के लिए पॉलिसी बना दीजिए ना कि अगर आपके 4 खेतों के बीच में एक खेत आ रहा है तो चलो इतने में बांटो। और यही किया था सरकार ने, मैं तो समझ रहा हूँ यही किया था। उस वक्त भी थ्रेड बेस्ड डिस्कशन हुई, असेंबली में डिस्कस हुआ, हर जगह हुआ। डिस्कशन का यही फ़ायदा होता है। लेकिन क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में फेलियर हुआ, या कुछ अफसरों को या कुछ मंत्रियों को या कुछ लोगों ने उसका बेनिफिट लिया। देखिए जब कानून बनते हैं, कहते हैं ना वो बहते पानी में कुछ और भी हाथ धो लेते, तो कुछ लोगों ने हाथ धो लिया। अब उन लोगों ने मैले हाथ धो लिए तो आपने कहा पानी मैला जी, हमने गरीब को भी नहीं पीने देना। ये थोड़ा सा हमारा गलत कंसेप्ट है। आप उनको फिश आउट कर लीजिए, जो गंदी मछलियाँ हैं उनको साइड पे करिए, उनको सीबीआई में भी बुक कराइए, उनकी ज़मीनें भी वापस कर लीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन आप कम से कम इतनी इक्विटी तो कीजिए, इतनी समझ तो रखिए कि बाकी आम जनता को, जो त्राहित है, जो गरीब है, जिसने बड़ी मुश्किल से फैसला लिया, केस टू केस बेसिस फैसला कीजिए। यही हाई कोर्ट ने, आपने सुनवाई नहीं की। जब आप एक एक आदमी की स्टोरी सुनेंगे ना, आप रो पड़ेंगे
घरों के पैसे बेच के, गहने बेच के जगह ली उसने। अच्छा, वो कहता है कि सर अगर मैं पिछले 100 साल से जगह सरकार पे, मेरे फोर फादर्स बैठे हुए थे, हम कास्ट कर रहे थे, हम भी आगे बैठे रहते, हमें ज़रूरत नहीं थी फॉर्म भरने की। हमें तो इन्होंने कहा सरकार ने कि तहसीलदारों के पास जाओ फॉर्म भरो, हमने फॉर्म भरे, जगह जगह जाके पैसे भी दिए जाके, और हमने इसमें जो प्राइस फिक्सेशन कमेटी है वो भी पैसे दिए, आज हम मारे गए। एक तो हमारी जगह आपको पता चल गई, वरना आपको पता कहाँ से चलनी थी कि कौन सी जगह गाँव में, कौन से गाँव में किसके पास कितनी है। अगर किसी के पास 10 कनाल जगह है, 10 के साथ उसके पास 10 मरले जगह सरकार है, आपने कहाँ से ढूंढ लेनी थी? आपके पास कौन से जीपीएस कोऑर्डिनेट हर ज़मीन पे लगे हुए हैं? लेकिन क्योंकि उस बेचारे ने ही आपको बताया, आपने वही इंक्वायरी रिपोर्ट लिखी, अब आप वही फाइलें निकालोगे, उसी फाइलों से उसको तंग करोगे, तो वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को शोभा नहीं देता। प्राइवेट आदमी, मैं और आप लड़ रहे हो ना, तो हम किसी हद तक भी जाएंगे। गवर्नमेंट हमारी माई बाप होती है, मतलब गवर्नमेंट इज अ माइटी स्टेट, इज लाइक अ फादर, इज अ वेलफेयर स्टेट, इसीलिए वर्ड यूज़ करता है। तो पब्लिक का वेलफेयर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बाकी मेरे से ज़्यादा रोशन दिमाग लोग बैठे हैं, और मुझे तो एलजी साहब से ये एक्सपेक्टेशन है कि एलजी साहब पब्लिक के आदमी, क्योंकि एक होता है ब्यूरोक्रेट, आईएएस यूपीएससी क्लियर करके सारी ज़िंदगी नौकरी करके बैठा, तो उसका एक अलग सोच होती है। वो तो इलेक्शन लड़के आता है, ऑन ग्राउंड आता है, गाजीपुर से आए, यूपी से आए, छोटे छोटे गाँव से, छोटे छोटे गरीब लोगों के वहाँ से, उसको तो पता ही है कि क्या हालात हैं यहाँ लोगों के। तो जैसे यूपी में गरीब लोग हैं, ऐसे JNK में भी है। तो ये अगर इनको किसी ने ब्रीफिंग दी है राजभवन में कि ये चोर हैं JNK वाले, तो वो गलत ब्रीफिंग है, वो बिल्कुल गलत ब्रीफिंग है। हमारी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री ये रही है उनको, इसलिए मैंने आपके माध्यम से मैंने LB6 समझा दिया, मैंने S432 समझा दिया, मैंने आपको फॉर्म अलफ समझा दिया, मैंने आपको रोशनी समझा दिया, मैंने इवैक्यू प्रॉपर्टी समझा दिया। कितने कानून तो ऐसे बने हैं कि लोगों को आपने मालिक बनाया, तो आपने लेजिस्लेटिव मेड लॉ को बोल दिया वो चोर है, वो स्कैम है। तो वो मेरे ख्याल से अगर आपकी ये रिकॉर्डिंग वहाँ पहुँचे LG साहब को, तो ये ज़रूर मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि आप कम से कम या लीगल एडवाइस ले लीजिए या प्रॉपर एडवाइस ले लीजिए कि जनता दुखी भी ना हो और आपकी लैंड भी रिट्रीव हो जाए। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट असीम सहानी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडाइंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।